हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिक्स में किस तरीके से है ना इन्वर्स निकालते हैं वो हमने देखा था एलिमेंट्री मेथड से, है ना। तो एलिमेंट्री मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम किस तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था। लेकिन ये मेथड हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है अभी के लिए, है ना। लेकिन फिर भी हमें उसका ऑपरेशंस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो आपको करना क्या है कि A इक्वल टू आई ए लिखना है ना। एक तरफ आप क्या करो, एक तरफ A मैट्रिक्स लिख दो और दूसरे तरफ आई मैट्रिक्स लिखो, है ना, जितने भी ऑर्डर का होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। मान लो 3x3 का मैं ले रहा हूं तो इस तरफ आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इस तरफ आप ए लिख के रखो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टार्ट करोगे कि आपको कितने से स्टार्ट करना है ना, मतलब कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करना है। या तो आप रो ऑपरेशन चूज कर सकते हो या कॉलम ऑपरेशन चूज कर सकते हो, दोनों में से किसी एक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप रो ऑपरेशन यूज करते हो तो थ्रू आउट आपको लास्ट तक रो ऑपरेशन ही ट्राई करना है, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन ट्राई करते हो तो आप थ्रू आउट कॉलम ऑपरेशन ही ट्राई करना है, ठीक है। बुक में आपको एक दो क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों से उसने सॉल्व करके बताया, तो उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। और हमें करना क्या फाइनली कि ऑपरेशंस ट्राई करके इसको किसी तरीके से मूव करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑपरेशंस इस तरीके से ट्राई करो कि ये किस में बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। और सेम टाइप का ऑपरेशन हमें इस वाले में भी यूज करना है बार बार, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट होके एक अदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली जब आप आई तक पहुंच जाओगे और वही सारे ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, है ना। और इस मेथड से जो आपका इनवर्स कैलकुलेट होके आएगा वो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है ना। तो वहां से आपको वो कंडीशन चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज कि मैंने जब डेफिनेशन आपको इनवर्स का बताया था तो वहां पे मैंने ये भी बताया था कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है ना। वहां पे आपको ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था इफ इट एग्जिस्ट, याद होगा आपको, है ना। इसका मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है और किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है ना। तो हम उस चीज को देखते हैं कि अगर जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे और नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बेटर तरीके से जब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना, ये डिटर्मिनेंट, वहां पे जब हम इनवर्स कैलकुलेट फिर से करना सीखेंगे, है ना, तो वहां पे हम इनवर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ बाइनरी ऑपरेशंस प्राइमरी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग इनवर्स कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनवर्स फिर से पढ़ेंगे और वहां पे जो इनवर्स की और जो सब प्रॉपर्टीज होती है उसको भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जब आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करोगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स में तो कभी कभी क्या होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम पे आपके पास तो ये ए इनवर्स आपका इजीली कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, है ना, या कोई मैट्रिक्स इस टाइप का दिया रहे कि अगर आप उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्राई करो, है ना, तो इन द प्रोसेस ऑफ ठीक है, इसको लिख लो, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इफ एनी ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, है ना। आपको पता है कि हर बार आप ऑपरेशन ट्राई करोगे तो आपका मैट्रिक्स बार बार चेंज होता जाएगा। तो इफ एनी ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स हैज
एनी रो और कॉलम, ठीक है। मान लो आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो में आप देखोगे या जैसे भी हो, है ना, लेकिन जो भी आपका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हो उसका अगर एनी रो और कॉलम अगर जीरो हो जाता है ना, और हैज एनी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हैज एनी रो एंड कॉलम जीरोस, ठीक है। और मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो और कॉलम, ठीक है, इज जीरो। अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्राई कर रहे हो और इसी प्रोसेस में आप किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां पे आपका कोई एक रो कंप्लीटली जीरो बन जाए या कंप्लीटली कॉलम एक जीरो बन जाए, ठीक है, उस रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर जीरो बन जाए, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट तो आपका 1 होगा और बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, है ना। तो इस प्रोसेस में जब कन्वर्ट करने के प्रोसेस में आप आओगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक्स का एक कंप्लीट रो एंड कॉलम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन दैट मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन अगर आपको कभी मिल जाए, ऐसा मैट्रिक्स, है ना, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जिसमें सारा रो या कॉलम अगर जीरो हो जाए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और अगर ऐसा होके मिल जाता है तो हम उसको उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे कि दैट मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, है ना, वो मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जिसका इनवर्स क्या होता है, निकालना पॉसिबल होता है ना। लेकिन कभी कभी प्रोसेस में ऐसा भी टर्म आता है जहां पे हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और वो मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्टिबल नहीं होता है। तो अगर वो इनवर्टिबल नहीं होगा तो आप इस तरीके से उसको चेक कर पाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि इनवर्स निकालने में ही हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, है ना। तो पर्टिकुलरली जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक और बेटर मेथड है जहां पे हम तुरंत चेक कर सकते हैं कि ये इनवर्टिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको जब डिटरमिनेंट करेंगे तब वहां पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन कभी ऐसा कुछ मिल जाए, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जहां पे ऐसा कुछ प्रोसेस में ऐसा आ जाता है, तो आप एक काम तो ये करना कि पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से अपने प्रोसेस को फिर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट इन डिटरमिनेंट पढ़ लोगे तब आपको ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सा मैट्रिक इनवर्टिबल है और नहीं है ये चीज हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड हम लोग बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप का मैट्रिक्स हो गया। इनवर्स वाला पार्ट हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसी में कुछ कुछ नेम टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। नेम मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि कुछ मैट्रिक्स का नेम फिक्स है ना। और बुक्स में या ऑब्वियसली बोर्ड में तो एनसीईआरटी बुक में नहीं है उस टाइप का, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम के किसी में देखोगे तो वहां पे इस टाइप का कुछ कुछ नेम वो लिख देता है ना, और उस मैट्रिक्स को उस नेम से ही वो बुलाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ नेम मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का नेम का क्या मतलब है ना, और वो मैट्रिक्स क्या होता है, हम एक बार उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नेम लिखा रहता है कि सम मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन उसके बाद वो कुछ कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो जब ये इस मैट्रिक्स का नाम लिख देता है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और ये सब मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। A square matrix is idempotent if A square equal to A, ठीक है।
ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे आप उस मैट्रिक्स को उसी के स्क्वायर से, उसी मैट्रिक्स को फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से ओरिजिनल वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा वर्ड लिख के दे दे इसका मतलब ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीजें और समझ में आ रही है होगी कि अगर ये ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ए हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, तो ए क्यूब भी क्या होगा आपका, देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब भी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब को हम क्या ब्रेक कर पाएंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट तो फिर से ए दे देगा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर से हमारे पास ए आ गया, है ना। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है जिसका मतलब इसके आगे का हर एक टर्म आपको क्या देगा, ए ही देगा, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, a टू दी पावर n इक्वल टू a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो यहां पे आपका जो a स्क्वायर है, ये बेसिक कंडीशन है, a स्क्वायर इक्वल टू a होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा होता है एक और टाइप का मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब नेम मैट्रिक्स होते हैं जो वहां पे नेम यूज करके वो कर लेता है, ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो ये भी एक क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी और इज नीलपोटेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर, है ना, यहां पे ऑर्डर डिफाइन होता है, ऑफ ऑर्डर m, ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। और यहां जो आपका m होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, तो ऑफ ऑर्डर m इफ a टू द पावर m इक्वल टू 0, है ना, a टू द पावर m इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी आप किसी मैट्रिक्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओगे खुद से तो मैट्रिक्स देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपको सबसे पहले 0 मिलेगा उसी पॉइंट को हम उसी का ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। तो a टू द पावर m पे पहली बार 0 मिला, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि इसके पहले वाला कोई पार्ट आपका 0 नहीं हो रहा होगा, है ना। तो a टू द पावर m माइनस 1 अगर 0 नहीं है ना, a टू द पावर m माइनस 1 0 नहीं है, m 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इस टाइप से कंडीशन दिया रहता है, m वो उसमें डिफाइन करके दे देगा कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो, ठीक है। इसी टाइप से एक और टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है, ये पर्टिकुलर जो 3-4 टाइप के नेम है, इन सारे नेम को आप ध्यान रखना, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है उस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सब डायरेक्टली नेम वाले फंक्शन है ना, तो ये वो डायरेक्टली यूज कर लेता है ना। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हमारा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, ये भी क्या होगा आपका, कि अगर आपके पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा हमारे पास, है ना, और इफ, डेफिनेशन लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है ना। तो हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको ये चीजें यहां पे अगर आपको किसी ने ये डिफाइन करके दे दिया हो, ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज नोट करके लिख पाओगे, देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू
आई है, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, किसी भी साइड से आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो, किसी भी साइड से आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, किसी भी साइड से आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो। ये देखो, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, दोनों तरफ मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख रहा हूं, और इस तरफ हमारे पास ए इनवर्स इंटू आई हो गया। ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ए क्या दे देगा, आई दे देगा, है ना, और ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पे आई ही मिलता है ना। तो यहां से देखो आपके पास एक कंडीशन ये भी निकल के आ रही है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो क्या हमें उसका इनवर्स निकालने की जरूरत है क्या हमें उसका इनवर्स निकालने की जरूरत है क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही मैट्रिक्स खुद का इनवर्स होता है ना। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का मैट्रिक्स दे आपको या बोले कि ये मैट्रिक्स है, तो ये सब कंडीशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए कि ये सब कंडीशन है ना। तो इसलिए पर्टिकुलर नेम टाइप के कुछ फंक्शन है जो नेम से डायरेक्टली उसको वो बोल देता है कि ये नेम वाला है, ठीक है। एक और टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम बोल रहे हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, a square matrix is periodic matrix if a to the power k plus 1 equal to a, ठीक है, a to the power k plus 1 equal to a, और यहां पे k क्या है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, ठीक है। तो k आपका क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पीरियोडिक कहलाता है ना। और यहां पे पीरियड क्या कहलाएगा इसका, है ना, इसका पीरियड k होगा, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k हमें यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, है ना, यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स इज, द पीरियड ऑफ matrix is, the period of matrix is the least value of k, is the least value of k, least value of k for which this hold true, है ना। तो हमें लीस्ट वैल्यू देखना है for which this hold ट्रू, क्योंकि आपको पता है कि k प्लस 1 इक्वल टू, अगर a मिल गया तो इसके ज्यादा करोगे तो फिर भी आपको a ही मिलना स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन हमें सबसे लीस्ट वैल्यू लिखना है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप यहां पे आप एक चीज देख पाओगे कि जो आपके पास स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स डिफाइन किया था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसका पीरियड कितना होगा, है ना। वहां पे भी देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, है ना। तो यहां पे पॉइंट बना के लिख लो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कितना होगा, उसका पीरियड 1 का होगा, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिल रहा है ना। तो k प्लस 1 की वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे, 2 से, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। तो ये कितना होगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स है, इन चारों टाइप के मैट्रिक्स को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये सब काफी जगह पे यूज होता है ना। और वो डायरेक्टली इसको इस नेम से ही बोल देता है कि ये मैट्रिक्स है, आप इसको बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना।
और भी मैट्रिक्स की जो सब प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोग आगे जब इनवर्स पढ़ेंगे, जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में और थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। एक और टर्म है यहां पे जिसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। एक और टर्म है जिसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लो, इफ fx इक्वल टू, जो हम पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते थे याद होगा आपको, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, है ना। और इस टाइप से हमारा बढ़ते जाता था कहां पे, प्लस an x टू द पावर 0 तक, है ना। तो इस टाइप से हमारा मान लिया कि ये nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है ना। देन अगर ये है, देन वी डिफाइन दी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एज, डिफाइन द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एज, यहां पे क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह पे आप एक मैट्रिक्स a पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, a1 कैपिटल A टू द पावर n माइनस 1, और इसी टाइप से प्लस an और कैपिटल X टू द पावर 0 जब पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, क्योंकि ये 0 टू द पावर 1 बन जाएगा, है ना। और मैट्रिक्स के टर्म में लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स के टर्म में हम वहां पे I लिखते हैं, है ना। और यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना कि A क्या होना चाहिए आपका, है ना। यहां पे एक चीज लिख लो साइड में, यहीं पे, वेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, है ना। और किसी मैट्रिक्स में आप ये चीज लिख नहीं पाओगे, ठीक है। और इसी में फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ f ऑफ a इज अ नल मैट्रिक्स, है ना। जैसे आप x की कोई वैल्यू पुट करते हो और आपको ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू a, उसका क्या होगा, रूट होगा, है ना। वैसे ही यहां पे 0 मिलने का मतलब क्या है कि आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। और तो नल मैट्रिक्स से हम कंपेयर करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम 0 के इक्वल कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ f ऑफ a इज अ नल मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स A is called, then matrix A is called zeros और रूट्स ऑफ दी, है ना। जीरोज बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज और रूट्स ऑफ fx, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। मिसलेनियस में क्वेश्चंस आप देखोगे, है ना, तो वहां पे कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, और A और B को आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, A और B का अगर मान लो, अगर किसी ने मुझसे A प्लस B का होल स्क्वायर बोला, ठीक है, तो अगर यहां पे आपको आइडेंटिटी आप देख सकते हो, आइडेंटिटी इस टाइप का कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी की अगर बात करते हो, तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है A और B का स्क्वायर, ठीक है, तो A और B का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सिंपली वो वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे A और B अलग अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है A और B में। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म क्या होगा, A इंटू A को हम A स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है, प्लस A और B को हम क्या लिखेंगे, A इंटू B ही लिखेंगे, प्लस B इंटू A लिखोगे और प्लस B स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो जब आप मैट्रिक्स में इस तरीके से स्क्वायर दिया रहा तो डायरेक्टली हम A प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको ट्वाइस AB नहीं लिख पाएंगे, है ना। जब तक हमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ तब तक हमें इसको अलग अलग करके ही लिखना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कभी ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही क्यूब दिया रहा है तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे मुझे एक मैट्रिक्स I दे दिया,
ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स आई दे दे तो देखो आप एक मैट्रिक्स के जगह पे आई पुट करोगे तब आप a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस आई स्क्वायर, है ना, है ना। एक मैट्रिक्स अगर आई कर दोगे तो देखो a, मान लो b को आई कर दिया तो a इंटू आई क्या दे देगा a, आई इंटू ए क्या दे देगा a, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा ट्वाइस ए, है ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू भी आई ही होगा, है ना। तो आई को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो आई ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी आपको a टू द पावर n कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब भी आपको a टू द पावर n कैलकुलेट करना हो तो पहले आप क्या करो a स्क्वायर कैलकुलेट करो। a स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, a को a से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, यहां पे बना लो। उसके बाद आप a क्यूब कैलकुलेट करने का ट्राई करो। a क्यूब कैसे निकालोगे, a क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू a लिखूंगा। a स्क्वायर आप ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कर चुके हो, इसको यहां पे यूज कर लो। a मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, फिर से आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। और इसी टाइप से आप जाके a टू द पावर n तक कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हमें n तक कैलकुलेट नहीं करना होता है, आप 2-3 टर्म तक सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो उस पैटर्न के थ्रू भी आप डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख पाओगे कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मिसलेनियस में आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के जहां पे आपको a टू द पावर n की वैल्यू कुछ प्रूफ करने के लिए हमें बोला गया है ना। तो उस वाले पार्ट में आप देखना कि कैसे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना, और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज को आपको बस देखना है, बस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो 5 बार मल्टीप्लाई करवाए या 100 बार मल्टीप्लाई करवाए या n बार करवाए, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये चीज ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं अगर n के टर्म में दिया हुआ तो आप 2-3 टर्म तक वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके बाद उसको जनरलाइज करके लिख दो कि ये इसका आंसर है, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करो उसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। इंडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो इंडक्शन वाले पार्ट से भी आप उस सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे इजीली, जो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल में भी, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और या नहीं तो अगर आप अंदर में देखोगे मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो मिसलेनियस का है वो इसी फॉर्मेट का है, ठीक ना। तो इसको आप इस सारे पार्ट में आप इंडक्शन यूज कर सकते हो जो आपने 11th में पढ़ा था, या नहीं तो इंडक्शन के अलावा, या नहीं तो आप क्या करो पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करो, a क्यूब कैलकुलेट करो, a की पावर 4 कैलकुलेट करो, 2-3 टर्म कैलकुलेट करके शो कर दो और फिर इसको आप जनरलाइज कर दो, ठीक है, कि ये a टू द पावर n के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी इस सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो बाकी आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। कोई मैट्रिक्स अगर अननोन मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है, तो अननोन मैट्रिक्स को आप क्या करोगे खुद से ABCD करके जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ उस ऑर्डर के हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में एक ले लेता हूं, ठीक है, आपके बुक का ही एग्जांपल है, ठीक है। हमसे इसने बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू यहां पे हमारे पास एक एलिमेंट ये है 4, 5, 6 और इक्वल टू हमें इस तरफ में यहां पे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ -7, -8, -9 इस टाइप का, और ये 2, 4, 6 टाइप का है, ठीक है। मान लेते हैं ये। अब देखो हमें यहाँ पे x नहीं पता है कि x एक्चुअली में क्या है, तो सबसे पहले तो हमें x का ऑर्डर पता करना पड़ेगा। क्योंकि इसने ये लिख के दिया है इसका मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है, देखो 2 क्रॉस 3 का। इसका मतलब इस दोनों में भी फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 का आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा x मैट्रिक्स है, ठीक है। तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं x ले रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हमें पता है कितने का है, 2 क्रॉस 3 का ये भी है, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका कॉलम भी 2 के ही इक्वल होना चाहिए, है ना। कभी जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं होगा तब तक हम मैट्रिक्स को नहीं बना सकते, है ना। तो ये 2 क्रॉस 3 पॉसिबल है, और फाइनल हमें चाहिए कितना, 2 क्रॉस 3 ही चाहिए। तो फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इसका वाला और इसका वाला, तो इसका ऑर्डर कितना होना पड़ेगा,
2 क्रॉस 2 का होना पड़ेगा, है ना। तो देखो इस इक्वेशन को देख के मैंने एक्स मैट्रिक्स क्या सोचा कि ये 2 क्रॉस 2 का है, और मैट्रिक्स हमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो आप ए बी सी डी करके मैट्रिक्स बना लो और मल्टीप्लाई करके फिर कंपोनेंट वाइज आप, है ना, जिस तरीके से करते हैं कंपेयर, उस तरीके से आप कंपेयर करके ए बी सी डी चारों वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। आपके पास 6 कंपोनेंट है तो 6 इक्वेशन बनेगा, है ना, और उस टाइप से आप वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दे देता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दे देता है जहां पे वो आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू कैसे आप मैट्रिक्स के मेथड से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव टाइप में ही आता था, तो लेकिन फिर भी आप देख लो कि कभी कभी अगर आपसे ये ऐसे पूछे कि जैसे एक क्वेश्चन है आपका, है ना, एक्सरसाइज, जैसे आप एक्सरसाइज 3.2 करोगे, है ना, 3.2 में आपका 2 क्वेश्चन है इस टाइप का, और मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में कर देता हूं, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद से देख पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है शायद, ठीक है, देखो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कर दे रहा हूं, एक्सरसाइज 3.2 का है, ठीक है। आप देखना, आप समझ जाओगे कैसे करना है। देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक, ठीक है। जिसके पास केमिस्ट्री बुक कितने का है, केमिस्ट्री बुक है इसके पास, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूं। इसके पास केमिस्ट्री बुक है 10 डजन, ठीक है। अब बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, तो यहां पे फिजिक्स बुक में लिख रहा हूं, फिजिक्स बुक 8 डजन, ठीक है। अब बुक में देखना, पढ़ना उसको, एंड 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, तो इसके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं जो कि 10 डजन है, ठीक है। और ये बोल रहा है देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज, है ना। सेलिंग प्राइस कौन सा होता है, एक एक बुक का होता है ना। तो सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री का कितना है, 80 रुपीज पर बुक, है ना। फिजिक्स के लिए 60 रुपीज पर बुक, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए 40 रुपीज पर बुक, है ना। तो ये 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज है। बोल रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टोटल अमाउंट वो कितना मिलेगा उसे, अगर वो ये सारे बुक को बेच देता है, सेल कर देता है, तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा। और ये चीज आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन से नहीं बताना, मैट्रिक्स के फॉर्म में बताना है आपको कि आप मैट्रिक्स किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो आप अभी मैट्रिक्स वाला पार्ट छोड़ दो, सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे इसका प्राइस कितना है, 80 रुपीज पर बुक है, ठीक है। और यहां पे हमें डजन में दिया हुआ है, तो पहले तो हमें इसे टोटल बुक कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल बुक कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96, 12 इंटू 10 120, है ना। तो ये टोटल बुक्स इसके पास है। अब देखो कि अगर आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना होता, आप रफ में इसको करना कि अगर आपको टोटल अमाउंट मान लो कैलकुलेट करना है कि उसके टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसे, अगर वो सारे बुक्स बेच देता है तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री का बुक का दाम 80 रुपीज है, उसके पास 120 केमिस्ट्री बुक है, तो आप क्या करोगे, 120 इंटू 80 करोगे, दिख रहा है, प्लस फिजिक्स के बुक बेचोगे 60 इंटू 96 करोगे, प्लस इकोनॉमिक्स के बुक सेल करोगे 40 इंटू 120 करोगे, है ना। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, यही मतलब है। तो टोटल जो अमाउंट उसको मिलेगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि आप सबको ऐड करोगे फाइनली तो आपको एक टोटल अमाउंट ही मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट, यानी अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आपका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितने का होने वाला है, 1 क्रॉस 1 का होने वाला है। ये समझ में आया क्या, 1 क्रॉस 1 का होने वाला है जो हमें फाइनली निकालना है। इसका मतलब हमें इस तरफ दो मैट्रिक्स इस तरीके से बनाना है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने का मिल जाए, 1 क्रॉस 1 का मिल जाए, यही मतलब है, ठीक है। अब देखो कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके पास एक तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा किसका, बुक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का,
और एक मैट्रिक्स बनेगा उसके प्राइस का, ठीक है। तो यानी दो मैट्रिक्स हमारे पास बनने वाला है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म मिलने वाला है। क्लियर है। अब देखो आपके पास यहां पे 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1 क्रॉस 3 का बना सकते हो या 3 क्रॉस 1 का बना सकते हो। क्लियर है। इस वाले में भी आपके पास 3 सेलिंग प्राइस है, तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, 1 क्रॉस 3 का बना सकते हो और 3 क्रॉस 1 का बना सकते हो, है ना। तो ये 4 एक एक पार्ट में 4 मैट्रिक्स आपका पॉसिबल है। अब मुझे सोच के बताओ कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपका पॉसिबल हो सकता है फाइनली, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सोचना है कि हमें कौन कौन सा मैट्रिक्स लेना होगा, ठीक है। मान लो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 क्रॉस 3 का, और दूसरे तरफ भी मैं क्या 1 क्रॉस 3 ले सकता हूं क्या, है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स का कभी पेयर नहीं बन पाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। 1 क्रॉस 3 होगा मतलब एक रो होगा और 3 कॉलम होगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। और 3 क्रॉस 1 होगा, है ना, तो 3 क्रॉस 1 के लिए 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं, तो ये वाला तो कभी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा, इस दोनों का भी आप कभी पेयर नहीं ले पाओगे, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। क्लियर है। दूसरा, इसका पेयर लिया जा सकता है ना, ये पेयर जो ग्रीन वाला ये पेयर पॉसिबल है, लेकिन ये पेयर भी हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनल आपका बनने वाला, अगर आप ये वाला 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 का ले लेते हो, तो रिजल्टेंट जो आपका बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा, जबकि हमें रिजल्टेंट कितने का चाहिए, 1 क्रॉस 1 का ही चाहिए, है ना। तो ये वाला भी आपका पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है ना। और बच क्या गया हमारे पास, 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 के साथ करना होगा, है ना। तो ये मेरा बुक का लिस्ट है और ये मेरा प्राइस का लिस्ट है। तो हम किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा ये आपको समझ में आ रहा है। बुक्स वाले में आपको 1 क्रॉस 3 का बनाना होगा, यानी एक रो होंगे और 3 कॉलम होगा, यानी मैं इस तरीके से रो मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो रो मैट्रिक्स में काउंट आप लिख दो 20, 120, 96 और 20, ठीक है। और प्राइस के लिए हमें 3 क्रॉस 1 का बनाना पड़ेगा, यानी हमें कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स आप किस तरीके से बनाओगे 3 क्रॉस 1 का, 80, 60 और 40, है ना। और देखो ये दो मैट्रिक्स हमारा बन गया। इस मैट्रिक्स को आप ये देखो 1 क्रॉस 3 का हो गया, ये 3 क्रॉस 1 का हो गया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट इसके साथ, तीसरा एलिमेंट इसके साथ, और सबको हमें ऐड करना पड़ता है। और ऐड करोगे तो यही टर्म जनरेट होगा कि नहीं, है ना। तो कैसे हमने मैट्रिक्स को सोचा ये समझ में आ रहा है क्या, कि मैट्रिक्स हमें कैसे बनाना है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपके पास क्या आएगा, यही वाला टर्म आएगा, जिसको आप सॉल्व करके x निकालोगे। तो ये आपका x आ गया डायरेक्टली 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। सेम टाइप से आपको 19 नंबर में भी सोचना है, ठीक है। और मिसलेनियस वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ है, जहां पे आपको इस टाइप से मैट्रिक्स के टर्म में सोचना है कि उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन जनरल क्या करो, 10th नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो भी आप लोग खुद से देखना। आप क्या करो, रफ में आप कर लो कि आपको कैसे कैसे किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनल प्राइस मिलने वाला है या फाइनल रिजल्टेंट मिलने वाला है, रिजल्टेंट में वो क्या मांग रहा है ना। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि सोचो कि हम मैट्रिक्स को किस किस ऑर्डर का ले सकते हैं कि हमें ये चीजें उस टाइप से मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स वगैरह आप क्वेश्चन में खुद से कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपका सारे टाइप आपको बता दिया गया कि किसमें क्या करना है, ठीक है। जब आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो इनवर्स वाले में जितना स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, बस उतने ही क्वेश्चन करो, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जो आपको शीट मिला है उसमें भी इनवर्स के क्वेश्चन नहीं है, मैंने हटा दिया जानबूझ के, क्योंकि वो सब पार्ट अभी सिलेबस में है नहीं, बोर्ड के सिलेबस में, तो हम उस वाले पार्ट को नहीं कर रहे हैं। और जेई के सिलेबस में भी उस टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। तो हम लोग उस वाले पार्ट को बस एक बार, लेकिन आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मुझे क्या करना है। बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हर एक टाइप का चीज आपको करना आता है, और बाकी कुछ टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। इस वाले पार्ट में बस आप ये नेम मैट्रिक्स जो है
वो नेम मैट्रिक्स आप ध्यान रखना कि जो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 नेम आपको बताए, है ना, क्योंकि उस टाइप के नेम्स वगैरह डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड में है नहीं। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो चुका है, आप लोग बस एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस शीट मिला है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और आपके पास जो जेई का शीट है उसके भी क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, उसमें बेसिकली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंबाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट आप लोग ट्राई करना, जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट है वो जब हम लोग कर लेंगे तब आप वो शीट कंप्लीटली कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन करोगे वहां पे जो डाउट्स आएगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो सब चीज कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि हम लोग फिर से डिटरमिनेंट वाले पार्ट पे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि डिटरमिनेंट इसी का एक्सटेंशन है। जितना कुछ आपने यहाँ पे किया वो सब कुछ हमें वहां पे फिर से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो चीज आएगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें मैट्रिक्स वाला पार्ट काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसका डेट आपको बता दूंगा कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।